हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड पॉइंट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ओके, ये हम पॉइंट हम समझ रहे हैं। और इसमें से 2.3, इसका अंदर 2.1 2.2 हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसमें से 2.3 वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टाइटल में बताया हमें कंजर्वेटिज्म और दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और एक दिया गया है साल और एक दूसरा दिया गया है कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म। इससे पहले ये वीडियो हम शुरू करें, सबसे पहले हम समझेंगे कंजर्वेटिज्म होता क्या है, किस चीज को या कौन सी ऐसी बात है जिसे कंजर्वेटिज्म कहा जाएगा। इसके पहले वीडियो में हमने देखा एरिस्टोक्रेसी। ओके, एरिस्टोक्रेसी में हमने समझा कि ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेसी, ये कुलीन लोग थे, रिच लोग थे, इनकी जमीनें थी कंट्री साइड में, और उनके घरों पर उनकी मालिकाना हक था। कहाँ पे? तो सिटी एरियाज में। रिच लोग थे और इन्हें बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, बर्थ राइट इन्हें मिलते थे, इन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ओके, उसके बाद हमने देखा न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास में ये न्यू मिडिल क्लास किस वजह से बना? तो एज वी नो दैट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो एजुकेटेड लोग थे, वही एजुकेटेड लोग थे, वो बने क्या? तो न्यू मिडिल क्लास। इसमें आएंगे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ये सब चीजें, प्रोफेशनल्स, ये भी क्या आएंगे? तो न्यू मिडिल क्लास में आएंगे। ये न्यू मिडिल क्लास वाले जो है वो बाद में बनेंगे लिबरल न्यू मिडिल क्लास। अभी लिबरल का मतलब हमने भी लास्ट वीडियो में समझा है। ओके, इकोनॉमिकल स्पेयर में से और पॉलिटिकल स्पेयर में से उसका मतलब क्या है और लोगों ने किस तरह समझा, ये भी हमने देखा। तो इस बार इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है आफ्टर 1815। ओके, 1815 ही क्यों, इसके पीछे भी एक रीजन है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंजर्वेटिज्म है क्या। तो कंजर्वेटिज्म क्या है? तो आइडियोलॉजी है। ओके, इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। ओके, चलिए ठीक है, पहले मैंने डेफिनेशन दी है वो समझेंगे। देखो, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, राजनीतिक तत्वज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो स्ट्रेस करता है, जोर देता है। ये कंजर्वेटिज्म वो जोर देता है किस पे? तो ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। मैं तो बताता है वो किसका? तो ट्रेडिशन का। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स रिवाज, जो पहले से रिवाज चलते आए हैं, जो कुछ इंस्टीट्यूशन पहले थे उन पर स्ट्रेस देने का काम कंजर्वेटिज्म में होता है। एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू द क्विक चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो, ये जो कंजर्वेटिज्म है वो क्या करता है? तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, स्लोली होने वाली डेवलपमेंट होनी चाहिए, नॉट क्विक चेंजेस। वो क्विक चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसे कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। तो यहां पे जो हमारा टाइटल है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। फिर 1815 क्यों, दूसरा साल क्यों नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 1815 में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की जो लड़ाई हुई, ओके, वाटरलू की लड़ाई में जो कुछ देश जैसे कि रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। नेपोलियन बोनापार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम आप कह सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो आया उसने खुद को मोनार्क बना लिया था, मगर उसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे फ्रेंच में, और उसकी वजह से जिन जिन क्षेत्रों पर उसका वर्चस्व था वहां पर उसने वो चेंजेस अप्लाई किए थे। तो चेंजेस कौन से थे? जैसे कि बर्थ प्रिविलेजेस किसको मिलते थे? क्लर्जिस को, और हम उसे क्या कह सकते हैं? तो ये जो नोबिलिटीज है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम किसे कह सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी को क्या मिल रहे थे? तो बर्थ प्रिविलेजेस थे। बर्थ प्रिविलेजेस मींस उन्हें क्या बेनिफिट मिलता था? इससे उन्हें किसी भी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता था गवर्नमेंट को, और फ्यूडल सिस्टम भी वहां पर चलती थी। मगर जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया तो उसने क्या किया था? सबसे पहले इन सब चीजों को हटा दिया था और मॉडर्नाइजेशन कर दिया था यूरोप का, और जिन क्षेत्रों में इसका वर्चस्व है उन क्षेत्रों में भी, और साथ ही साथ फ्रांस में भी उसने क्या किए थे? बहुत सारे चेंजेस लाए थे, मॉडर्नाइजेशन लाया था। तो ये जो चेंजेस आ रहे थे ये सब यूरोपियन कंट्रीज में पसंद होने लगे थे। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज जिन्होंने डरकर, जैसे रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन्होंने डरकर क्या किया? उसे हराया। वो डर रहे थे इस चीज से कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी चेंजेस हो सकते हैं। तो वाटरलू में उनकी लड़ाई हुई, इन चारों देशों ने मिलकर उससे क्या किया? तो तब देश तो नहीं थे, नेशन स्टेट, तो ये जो चार कंट्रीज है जिसे हम कह सकते हैं इन शॉर्टली मोनार्कीज, हम उसे कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो साथ में आकर किसे हराया? तो नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चेंजेस लाए थे वो लोगों को पसंद थे। उसे हराने के बाद फिर से
कंजर्वेटिज्म जो था यूरोपियन कंट्रीज में आने लगा था। जो यूरोपियन इलाके है ओके वहां पर कंजर्वेटिज्म फिर से आने लगा। अभी कंजर्वेटिज्म का मैंने मतलब आपको बताया है, फिर से एक बार आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद फिर से हम कंजर्वेटिव्स कौन है ये समझेंगे। ओके, जब नेपोलियन को हराया गया 1815 को, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यूरोपियन गवर्नमेंट में कंजर्वेटिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, एक स्पिरिट आ गई सब में कंजर्वेटिज्म की। अभी कंजर्वेटिज्म मीनिंग आपको बताया मैंने। अभी कंजर्वेटिव्स कौन है, तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, दे बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनली बने हैं, जो राजा ने बने, मोनार्कीज ने बनाए, उसने उनको उन पर विश्वास रखना, उन्हें फॉलो करना, ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की। अब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में कौन से आएंगे, तो मोनार्की होनी चाहिए, राजाशाही होनी चाहिए। चर्च को इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद सोशल हिरार्ची, मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इन्हें ये सपोर्ट करने वाले लोग कौन, कंजर्वेटिव्स। चर्च को सपोर्ट करने वाले लोग कंजर्वेटिव्स, मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग कंजर्वेटिव्स। प्रॉपर्टी एंड फैमिली, ओके, और जो प्रॉपर्टी है एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। प्रॉपर्टी का हक होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी। ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, ये सोच थी किनकी, तो कंजर्वेटिव्स की। मगर ये भी आपको याद रखना है कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या कर रहे थे, तो दे बिलीव ऑन ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहिए उनको, मगर कैसे चाहिए, तो ग्रेजुअल, स्लोली डेवलपमेंट। दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ सडन चेंज और क्विक चेंजेस इन द कंट्री। वो क्विक चेंजेस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ओके, मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव, जो ज्यादातर रूढ़िवादी लोग थे, उनका ये सोचना था कि जो अपनी सोसाइटी है अभी की, करंट की, आफ्टर 1815 उसे फिर से वापस प्री रिवोल्यूशनरी डेज में ना लिया जाए। इसका मतलब है कि मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न, वो वापस नहीं जाना चाहते थे। कौन से दिनों में, तो प्री रिवोल्यूशनरी डेज में। इसका मतलब कि कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे ग्रेजुअल चेंजेस पे, तो ये जो चेंजेस अब तक हुए थे ये उन्हें एक्सेप्टेड थे। ओके, और उन्होंने ये भी समझा था कि जो उन्होंने ये भी रियलाइज किया बिकॉज ऑफ द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन, जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए उसके बाद उन्हें ये भी रियलाइज हुआ था, किससे, कंजर्वेटिव्स को, रूढ़िवादी लोगों को क्या रियलाइज होता, उन्हें रियलाइज हुआ था कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण किया किसने, नेपोलियन ने। ओके, इट कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। इन आधुनिकीकरण की वजह से जो नेपोलियन ने किए, इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, परंपरागत जो संस्था है, जैसे कि राष्ट्रतंत्र, ये क्या हो सकता है, तो और मजबूत और सक्षम हो सकता है। इन सब चेंजेस के जो चेंजेस नेपोलियन बोनापार्ट ने किए हैं यूरोप में, इन चेंजेस की वजह से राष्ट्रतंत्र और क्या बन सकता है, तो मजबूत और सक्षम बन सकता है। इस चीज पर कंजर्वेटिव जो थे वो बिलीव करने लगे थे, या फिर उन्होंने ये समझ लिया था। ओके, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ये जानते थे कि ये जो मॉडर्नाइजेशन, ये जो चेंजेस किए हैं नेपोलियन ने, ये क्या कर सकते हैं, तो इट कुड मेक स्टेट पावर, जो स्टेट है, राज्य को, वो क्या कर सकते हैं, तो मोर इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग, कारगर और मजबूत बना सकते हैं। ये सब चीजें कंजर्वेटिव्स जानते थे। ओके, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि प्री रिवोल्यूशनरी डेज की जो सोसाइटी थी वैसी सोसाइटी बने। ये न्यू कंजर्वेटिव्स थे, न्यू वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये नए तरह के कंजर्वेटिव्स हम कह सकते हैं, नए तरह के रूढ़िवादी लोग थे। ओके, जो चेंजेस को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, मगर ग्रेजुअल चेंजेस, नॉट सडन चेंजेस, और बहुत जल्दी से होने वाले चेंज उन्हें एक्सेप्टेड नहीं थे। जैसे कि नेपोलियन ने बनाई मॉडर्न आर्मी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक आधुनिक सेना, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही, कुशल ऐसी नौकरशाही, डायनेमिक इकोनॉमी, गतिशील ऐसी अर्थव्यवस्था, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम मीन्स भूदासत्व, फ्यूडलिज्म मीन्स जिसे हम कह सकते हैं सामंतवाद, इनको एबोलिश कर दिया गया बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, ये पहले तीन चीजें इंपॉर्टेंट, ये इसका एबोलिशन हुआ, इसे समाप्ति हो गई। ये सब चीजें कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन यूरोप। ये सब चीजें जो है ये क्या करेगी, तो यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, इसका मतलब है कि निरंकुश ऐसी जो राजतंत्र है उसे क्या करेगी, तो मजबूत करेगा। इस तरह की सोच थी किसकी, तो कंजर्वेटिव्स की। समझ में आ गया सबको? इसका मतलब है कि जो चेंजेस लाए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो उन्हें एक्सेप्ट थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक मॉडर्न आर्मी बनाई। ओके, जिसके बाद उसने इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो काम करने वाले लोग उन्हें इफिशिएंट बनाए, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए उसने। उसके बाद डायनेमिक इकोनॉमी, गतिशील ऐसी अर्थव्यवस्था थी उसके पास। ओके, और जो बुरी चीजें थी, सर्फडम,
फ्यूडलिज्म, ओके, इनका एबोलिशन हुआ। ये बेनिफिशियल था कि नहीं, तो आने वाले जो राजा बैठेंगे, जो कंजर्वेटिव होंगे, राजा मोनार्किस, उन्हें ये बेनिफिशियल थे। तो इसकी वजह से वो जानते थे कि क्या होगा, तो इसका बेनिफिट किसे होने वाला है, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्किस को ही होने वाला है। ओके, निरंकुश जो राजतंत्र है उन्हें ही इसका ये उन्हें बेनिफिट होगा, और वो क्या बनेगी, तो और सशक्त बनेगी इसकी बात, ये वो समझ चुके थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1815 को क्या हुआ था, तो ये जो यूरोपियन पावर थी, यूरोपियन शक्तियां, जिसमें कौन, रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने सबने साथ में मिलकर किसे हराया, तो नेपोलियन को हराया। वाटरलू की लड़ाई जो इसमें नेपोलियन हार गया इन चारों यूरोपियन शक्तियों से। और ये इनको हराने के बाद इन चारों देशों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने क्या किया, तो एक वो सब एक जगह मिले, एक एरिया, एक सिटी जिसका नाम है वियना, वहां पर वो मिले और उन्होंने क्या किया, तो डिसाइड किया सेटलमेंट ऑफ यूरोप। वो यूरोप को क्या करना चाहते थे, तो पूरी तरह से रीसेटल करना चाहते थे। इसका मतलब है कि जो कुछ चेंजेस नेपोलियन लाए थे वो क्या करना चाहते थे, कैंसिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक समझौता करना था, इसलिए वो कहाँ मिले, तो वियना में मिले। और ये जो कांग्रेस हुई, कांग्रेस में ये जो सम्मेलन हुआ वियना में, उसे होस्ट किसने किया, तो जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने उस सम्मेलन को क्या किया, तो उस सम्मेलन की मेजबानी की, उन्होंने उस सम्मेलन को होस्ट किया। कौन, तो ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब ड्यूक मेटरनिक का याद भी आपको याद रखना है, नाम भी ड्यूक मेटरनिक का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले पॉइंट्स में भी, या फिर आने वाली वीडियोस में भी आप इसका जिक्र इसके बाद ही होने वाला है। ओके, तो ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया, तो इस कांग्रेस को होस्ट किया, इस सम्मेलन की उन्होंने मेजबानी की। ये जो प्रतिनिधि थे ये कौन से देशों से, इन चारों देशों से आए थे, और उसका प्रतिनिधि इसको होस्ट करना कौन कर रहा था, तो वाइस चांसलर ड्यूक मेटरनिक कर रहे थे। और इस कांग्रेस का या फिर इस कांग्रेस का उद्देश्य था, जैसे मैंने आपको बताया है कि दे ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वियना, उन्होंने साथ में आकर क्या बनाई, तो एक ट्रीटी बनाई, एक संधि उन्होंने बनाई, ट्रीटी ऑफ वियना। और उसके तहत ये जो ट्रीटी ऑफ वियना बने, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर, इसका मतलब है कि नेपोलियन ने जो कुछ चेंजेस किए उन्हें क्या करना, तो कैंसिल करना, अनडू करना उसे, अनडूइंग द मोस्ट ऑफ द चेंजेस, जो चेंजेस उसने लाए उसे क्या करना, तो रद्द करना, उसे रिसेटल करना। ये इसका उद्देश्य था, ये ट्रीटी ऑफ वियना का। ओके, और अभी हम समझेंगे कि कौन से पॉइंट्स थे ट्रीटी ऑफ वियना में जिसे अंडू किया गया, या फिर जो चेंजेस नेपोलियन ने बनाए थे, नेपोलियन वॉर के दौरान बने थे, उन्हें कौन से चेंजेस को अंडू किया, अंडू किया मींस कैंसिल किया, और नए चीजों को उन्होंने लॉन्च किया। तो सबसे पहली चीज जो थी, नेपोलियन जो था वो मोनार्क था, कौन से देश का, फ्रांस का। ओके, तो फ्रांस में सबसे पहले उन्होंने क्या, इस ट्रीटी ऑफ वियना के तहत सबसे पहली चीज उन्होंने की, फ्रांस की जो पहली बॉर्बन डायनेस्टी थी, बॉर्बन साम्राज्य था, उसे क्या किया, उन्होंने रिस्टोर किया। उस बॉर्बन फैमिली के हाथ में फिर से पावर दे दी, किसकी, फ्रेंच की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले ये बॉर्बन डायनेस्टी थी, लुई 16, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है 9th में, तो इसे फिर से रिस्टोर कर दिया, उसके हाथ में फिर से पावर दे दी, किसकी, तो फ्रांस की। ये सबसे पहली चीज उन्होंने की ट्रीटी ऑफ वियना में। सेकेंड चीज उन्होंने की, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज विच इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जो कुछ टेरिटरी, जो कुछ प्रांत उसने जीते थे, और उन प्रांतों को जीतकर उसने फ्रांस को जिससे अटैच किया था, एनेक्स करना मींस अटैच करना, जोड़ा था, वो सब प्रांत क्या हो गए, तो फ्रांस से वापस ले लिए गए। ओके, यहां पे दिया फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, फ्रांस को वो सब टेरिटरीज को वापस देना पड़ा। ओके, अंडर दिस ट्रीटी ऑफ वियना, इस संधि के अनुसार। तीसरी चीज हो गई ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर में, वो हो गई अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर। फ्रेंच फिर से एक्सपांड ना करे इन फ्यूचर, इसकी वजह से ये जो फ्रेंच कंट्री है, ओके, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स, उस देश की बाउंड्रीज पर क्या की गई, तो एक सीरीज ऑफ स्टेट्स को क्या किया गया, तो सेटअप किया गया। ओके, कि अगर चारों ओर से अलग अलग देश रहेंगे बॉर्डर पे, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, फ्रेंच क्या नहीं कर पाएंगे, तो फिर से उसे एक्सपांड नहीं कर पाएगी उनकी बाउंड्रीज को। इस तरह से एक सीरीज ऑफ स्टेट भी उन्होंने क्या की, तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर में ये सेट की गई टू द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, और इसका उद्देश्य था टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर। अभी देखिए, कंजर्वेटिज्म में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन द टर्म कंजर्वेटिज्म, उसके बाद आपको इस पर भी क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है ट्रीटी ऑफ वियना पे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑन यूरोपियन पीपल।
राइट एनी 3 to 4 पॉइंट्स। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, कोई भी 4 फीचर्स लिखो। अभी तो 3 आपने डिस्कस किए हैं, इसके बाद के और फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है जो रिलेटेड रहेगा थर्ड पॉइंट से, जैसे मैंने आपको बताया कि बाउंड्रीज पर क्या किए गए, तो एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाएगी। तो किस तरह से वो सीरीज ऑफ स्टेट बनाएंगे, तो देखिए किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम और नेदरलैंड जो थे उन्हें सेट किया गया नॉर्थ साइड को, फ्रांस के नॉर्थ साइड को उसे सेट किया गया। जिनेवा वॉज एडेड टू पिडमोंट, जिनेवा को ऐड किया गया पिडमोंट में, साउथ साइड में। नॉर्थ साइड में नेदरलैंड बेल्जियम और साउथ में कौन रहेगा, तो जिनेवा पिडमोंट, ये साथ में रहेंगे जो रोकेंगे किसे, फ्रांस को एक्सपांशन करने से। उसके बाद प्रशिया, उसे न्यू टेरिटरी दी गई अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना, और वो टेरिटरी जो थी वो कहां पे थी, तो वो टेरिटरी दी गई वेस्टर्न फ्रंट में, फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंट में ये न्यू टेरिटरी दी गई जहां पर कंट्रोल रहेगा किसका, तो प्रशिया का। ओके, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली, और ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्थन इटली का। ये सब बाउंड्रीज थी किसकी, फ्रांस की, जहां से वो क्या कर सकते थे, तो फिर से उन्हें एक्सपांड कर सकते थे। इन सब तरह से ये सीरीज ऑफ स्टेट्स की वजह से इन सब एरियाज में इन देशों को या फिर इन राज्यों को क्या किया गया, तो सेट किया गया। ओके, जर्मन कॉन्फेडरेशन, इसके साथ ये सब सेट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी जो नेपोलियन ने बनाई थी, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स का उसने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसे किसने बनाया था, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन सबको याद है, हमने देखा है कि ये बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे, मगर इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, वो अनटच, वो जैसा है वैसा ही चलने दिया। ओके, समझ रहे आप। तो इस तरह से ये सब चेंजेस जो थे वो ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर होने वाले थे या वहां पर हुए थे। ओके, उसके बाद 7 पॉइंट है, वो है कि ईस्ट में रशिया को क्या किया गया, तो पोलैंड का पार्ट दिया गया, और प्रशिया को कौन सा, तो सैक्सोनी का पोर्शन दिया गया टू कंट्रोल। ओके, इन्हें कंट्रोल करने के लिए। ओके, और ये सब जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, इसका मेन जो इंटेंशन था टू रिस्टोर दी मोनार्कीज, राजतंत्र को फिर से रिस्टोर करना। ये जो राजतंत्र जो था, जो नेपोलियन ने क्या किया था, उसे ओवरथ्रो किया था, सबको ओवरथ्रो किया था, निकाल दिया था राजतंत्र को, बर्खास्त किए थे राजतंत्र को, उसे रिस्टोर करना, ये सबसे महत्वपूर्ण इंटेंशन था इन सब चीजों का। ओके, और एक क्रिएट करना न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, और एक रूढ़िवादी समाज की निर्मित करना, एक रूढ़िवादी ऑर्डर को क्रिएट करना, ये इसके पीछे का इंटेंशन था ट्रीटी ऑफ वियना का। ट्रीटी ऑफ वियना पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैंने पहले भी बताया है, 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर में। ओके, मुझे लगता है कि आपको ट्रीटी ऑफ वियना अच्छे से समझ में आ चुका है। देखिए 1815 के बाद, नेपोलियन का फॉल होने के बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम आया, रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं आई, तो वो पूरी तरह से कैसी थी, एटोक्रेटिक थी। एटोक्रेटिक में निरंकुश थी, उन पर कोई अंकुश नहीं था, जो चाहे वो उस तरह के नियम वो क्या कर सकते थे, इंपोज करते थे समाज पे। ओके, उन राज्यों में जो राजा है, मोनार्किस्ट थे, वो खुद के हिसाब से क्या कर सकते थे, रूल्स अप्लाई कर सकते थे जो उन्हें मर्जी का। इसका एटोक्रेटिक मींस निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पावर के जैसा हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव रिजिम्स था, रूढ़िवादी हम उसे कहते हैं शासन व्यवस्था है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ये जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी वो क्या नहीं कर रही थी, आलोचना, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, आलोचना और डिसेंट, असहमति को वो क्या नहीं कर पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं करते थे। ओके, टॉलरेट करना मीन्स बर्दाश्त करना, तो वो इन किसी स्पेशली क्रिटिसिज्म, आलोचना और डिसेंट, असहमति को बर्दाश्त नहीं करते थे। एंड sought to curb activities that question the legitimacy of the autocratic government, और उन लोगों पर जो लोग क्या करते हैं, तो सवाल उठाते हैं अबाउट द लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, जो क्वेश्चन उठाते हैं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पे। ओके, उनको क्या करना चाहते थे, वो उन एक्टिविटीज को वो क्या करना चाहते थे, तो दबाना चाहते थे, उन सब गतिविधि को वो क्या करना चाहते थे, दबाना चाहते थे। कौन, ये कंजर्वेटिव रिजीम की हम कह सकते व्यवस्थाएं। ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सब एक्टिविटीज को दबाने के लिए, ओके, मोस्ट ऑफ जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थे, उन्होंने क्या किया, दे इम्पोज्ड सेंसरशिप, उन्होंने सेंसरशिप इंपोज कर दी। सेंसरशिप करना मींस क्या करना, कोई भी चीज, जैसे कि आपको कोई भी न्यूज पब्लिश करनी है, कोई भी बुक आपको पब्लिश करना है, कोई भी प्ले आपको दिखाना है लोगों को, तो
बुक को, उस प्ले को, उस न्यूज हेडलाइन को आपको क्या करना पड़ता है, सेंसर करना पड़ता है। सेंसर करना पड़ता है मींस गवर्नमेंट से आपको उसकी परमिशन लेनी होती है। जिस तरह से आप देखते हैं कि मूवीज होती है, देखो अभी इंडिया में, तो उन्हें क्या किया जाता है, सेंसर किया जाता है। एक बोर्ड है जो उस मूवी को देखता है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट देता है। तो उस तरह से सेंसरशिप उन्होंने लॉन्च की उन मोनार्कीज ने, ओके। और ये क्यों उन्होंने सेंसरशिप लॉन्च की, टू कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ओके। और ये सेंसरशिप के तहत जो न्यूज़पेपर, बुक्स और प्लेस थे, जिन इन सब चीजों से जो आइडिया झलकती थी किसकी, लिबर्टी की, उसे कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें उन्होंने की थी, सेंसरशिप को उन्होंने लॉन्च किया था। प्ले है उसे दिखाना है आपको, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, सेंसर करना पड़ेगा। और जो डेफिनेटली जो कंजर्वेटिव रिजिम वाले लोग थे या फिर वो मोनार्किस्ट थे, वो उसे परमिशन नहीं देंगे, जिसमें क्या है, तो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम है, जिसमें बात हो रही है किसकी, स्वतंत्रता की और मुक्ति की, जो एसोसिएट था किसके साथ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। मुझे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिबर्टी और फ्रीडम की बातें होती थी, अगर उन बातों का जिक्र आता है या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज है जो बुक में आती है, प्ले में आती है या फिर न्यूज़पेपर में आती है, तो उन्हें क्या नहीं मिलता था, परमिशन नहीं दिया जाता था, ओके। तो वो पूरी तरह से कंजर्वेटिव उन्हें बनाना चाहते थे। कोई भी चीज जो फ्रीडम और लिबर्टी को सपोर्ट करेगी उसे वो क्या नहीं कर रहे थे, प्रमोट नहीं करते थे उन देशों में, ओके, कंजर्वेटिव रिजिम में स्पेशली। इतने सारे रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी ये जो मेमोरीज थी कौन सी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ओके, ये क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी लिबरल्स को, ओके। और जो हम उसे कह सकते जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कौन, लिबरल नेशनलिस्ट, किसे, कंजर्वेटिव ऑर्डर को। ये जो नई कंजर्वेटिव ऑर्डर बनी थी, ओके, ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था बनी थी, इसको जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे लिबरल नेशनलिस्ट, उन्होंने एक नया इशू रेस किया था, और वो था कौन सा, तो फ्रीडम ऑफ दी प्रेस। प्रेस को क्या मिलना चाहिए, तो फ्रीडम मिलना चाहिए। इस इशू पर उन्होंने फोकस किया। अगर प्रेस को फ्रीडम मिलता है तो वो सरकार के खिलाफ बात कर सकती है, और यही नहीं चाहते थे कौन, तो कंजर्वेटिव्स, कि कोई भी सरकार के खिलाफ बात ना करे। इस तरह से ये जो कंजर्वेटिव रिजिम था वो पूरी तरह से क्या बन चुका था, एटोक्रेटिक बन चुका था, निरंकुश बन चुका था, जो क्या नहीं कर सकता था, तो किसी भी क्रिटिसिज्म को या फिर किसी भी डिसेंट को वो सह नहीं सकता था, ओके। डिसेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि असहमति, और क्रिटिसिज्म करना मीन्स आलोचना करना, इन्हें ये सब चीजें उन्हें पसंद नहीं थी। तो इस तरह से हमने ये जो पॉइंट है कौन सा, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इसे समझा है। इस वीडियो में अगर आपको कई बार कुछ क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक या फिर आपका सब्सक्रिप्शन क्या करता है, तो मुझे एक इंस्पायरेशन देता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। सबसे महत्वपूर्ण सूचना की ये जो चैप्टर है, इसकी सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाकर आप सब पार्ट्स को देखकर ये चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। तब तक के लिए फिर थैंक यू एंड टेक केयर।